बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह विषय है उपनगर वह उपग्रह नगर, जिसे हम कहते हैं सरबर्ब्स एंड सैटेलाइट टाउन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपनगर और उपग्रह नगर के बारे में। उपनगर ग्रामीण नगरीय उपांत की संक्रमण पेटी में स्थित कुछ छोटी नगरीय या अर्ध नगरीय बस्तियों को उपनगर या उपनगरीय क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आया आपको? इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने ग्रामीण नगरीय उपांत की बात की थी और मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण नगरीय उपांत क्या होता है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ नगर की सीमा समाप्त होती है और ग्रामीण सीमा प्रारंभ होती है, तो उसके बीच का एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में नगर की भी विशेषताएं आपको देखने मिलेंगी और गांव की भी ग्रामीण विशेषता या गांव की विशेषता भी आपको देखने को मिलेंगी। वो पेटी होती है ग्रामीण नगरीय उपांत पेटी। अब इस पेटी में स्थित कुछ छोटी नगरीय या अर्ध नगरीय बस्तियों को हम क्या कहेंगे? उपनगर या उपनगरीय क्षेत्र कहेंगे। समझ में आ गया आपको कि ग्रामीण नगरीय उपांत की जो पेटी है, उस पेटी में जो थोड़ी बहुत हमें नगरीय बस्तियां दिखाई देती हैं, है ना, उन बस्तियों को ही, उन नगरीय बस्तियों को ही हम उपनगर या उपनगरीय क्षेत्र कहते हैं। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार किसी नगर या शहर के बाहर का आवासीय क्षेत्र जो उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है, उपनगर कहते हैं। अब भूगोल की परिभाषा का जो कोश है उसके अनुसार अगर हम देखें तो उपनगर क्या है? तो किसी नगर या शहर के बाहर का आवासीय क्षेत्र जो घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है, उपनगर कहा जाता है। मतलब नगर के बाहर का कोई ऐसा बसा हुआ क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा या घनिष्ठ रूप से नगर से संबंधित होगा, या नगर के बाहर का एक ऐसा आवासीय क्षेत्र जो नगर से घनिष्ठ संबंध रखता है, वह उपनगर कहलाता है। अब अगर हम देखें तो आवासीय, अब क्या होता है कि सामान्य अर्थों में नगर के अत्यंत निकट स्थित हुए बस्तियां जो मुख्य नगर से घनिष्ठ रूप से संबंध रखती हैं, उनमें आवासीय उपयोग की प्रमुखता होती है। मतलब नगर के बाहर की ऐसी बस्तियां जो नगर से घनिष्ठ रूप से संबंध रखती है और वहाँ नगर के बाहर की उस भूमि का उपयोग आवास के लिए किया जाता है। मतलब लोग आवास के लिए वहाँ जाते हैं और वो लोग नगर से बाहर हैं, लेकिन सारी चीज़ों के लिए वो घनिष्ठ ही नगर से ही संबंध रखेंगे। जैसे अगर हम देखें मुंबई के उपनगर, तो अंधेरी है, दादर है, बोरीवली है ना, ये सब क्या है? मुंबई के उपनगर हैं। मतलब अंधेरी, दादर, बोरीवली ये जो जगह हैं, ये मुंबई के बाहर स्थित उपनगर हैं, है ना, और ये पूर्ण रूप से नगर से ही या मुंबई से ही घनिष्ठ संबंध रखते हैं। तो ये होते हैं उपनगर। उपनगर वास्तव में एक वृहद नगरीय इकाई का सहायक क्षेत्र होता है। ये पूर्णतः आवासीय, वाणिज्य या औद्योगिक हो सकता है ना। अब उपनगर आवासीय भी हो सकता है, वाणिज्य भी हो सकता है और औद्योगिक भी हो सकता है, परंतु मुख्य रूप से ये आवासीय होता है, पर धीरे धीरे वहाँ वाणिज्य और औद्योगिक गतिविधियाँ भी डेवलप हो जाती हैं। इनमें से किसी एक भूमि का उपयोग प्रभुत्व हो सकता है। अब वो ये भी हो सकता है, या तो ये तीनों ही चीज़ें हो सकती हैं, आवासीय, वाणिज्य और औद्योगिक, और ये भी हो सकता है कि उसमें केवल एक ही भूमि का उपयोग हमें देखने को मिले। किंतु एक बात स्पष्ट है कि उपनगर आत्मनिर्भर नहीं होता, बल्कि किसी नगर या महानगर का एक भाग होता है। मतलब ये सेल्फ डिपेंड नहीं होता है उपनगर, बल्कि ये किसी ना किसी महानगर पर क्या होता है? डिपेंड होता है, उससे घनिष्ठ रूप से संबंध रखता है। बड़े नगरों के तो अनेक उपनगर होते हैं। जितने महानगर होंगे, है ना, वृहद नगर होंगे, तो उनके तो कई उपनगर होंगे। इसके विकास में नगर विकास न्यास, नगर निगम, नगर विकास प्राधिकरण आदि संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ये जो उपनगर हैं, ये अपने आप नहीं बनते हैं, बल्कि नगर विकास न्यास है, नगर निगम है, नगर विकास प्राधिकरण है, ये सब इनके डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। नगर के विभिन्न भागों में दूर दूर स्थित उपनगरों के निवासी नगर परिवहन सेवा द्वारा केंद्रीय नगर से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। अब उपनगरों में रहने वाले लोग क्या होंगे? परिवहन के साधनों द्वारा नगर से जुड़े रहेंगे। उपनगर
बहुकार्यात्मक इकाई न होने के कारण विभिन्न कार्यों के लिए नगर के केंद्रीय भाग पर निर्भर होते हैं। अब उपनगरों में बहुत सारे कार्य नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ रहने वाले लोग अपने विभिन्न कार्यों के लिए क्या है, महानगर या केंद्रीय नगर पर ही निर्भर रहते हैं। नगरों का विकास 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तीव्र गति से हुआ और ये नगरीकरण की प्रमुख विशेषता है। उपनगरीय क्षेत्रों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों में अब उपनगर डेवलप क्यों होते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से उपनगर डेवलप होते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि नगर का जो आंतरिक भाग होगा वहाँ पर भूमि का मूल्य क्या होता जाता है, एक तो बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे कोई सिटी डेवलप हो जाता है तो उस सिटी के अंदर अगर हम देखें तो हम जमीन लेना चाहें तो वहाँ पर भूमि का मूल्य क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा हो जाता है कि वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, सिटी का आंतरिक भाग कंजस्टेड हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, स्थान का अभाव भी हो जाएगा। और इसके साथ देखें तो कुछ क्रियाओं के लिए आवश्यकता के अनुरूप अधिक स्थान की मांग होती है। कुछ ऐसे क्रियाकलाप उपनगर को करने होते हैं जिनके लिए उन्हें बड़े स्थान की आवश्यकता होती है और वो बड़ा नगर आंतरिक भाग में उपलब्ध नहीं हो पाता है नगर के, इसीलिए उपनगर डेवलप होते हैं। यातायात संपर्क, कि नगर का भारी क्षेत्र यातायात के संपर्क में आ जाता है, इसलिए भी उपनगर डेवलप हो जाते हैं। विस्तृत स्थान की आवश्यकता वाली कुछ क्रियाओं के लिए बाह्य भाग में ही वांछित स्थान की उपलब्धता हो पाती है। तो आपको समझ में आया कि उपनगर डेवलप क्यों होते हैं। उपनगर इसलिए डेवलप होते हैं क्योंकि नगर के आंतरिक भाग में एक तो भूमि का मूल्य बहुत ऊंचा हो जाता है, या स्थान का अभाव हो जाता है, या फिर नगर को बहुत सारे ऐसे कार्य करने होते हैं जो नगर के आंतरिक भाग में भूमि के अभाव के कारण नहीं हो सकते हैं। उसके लिए नगर को विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है। तो विस्तृत भूमि वाले क्रियाकलाप करने के लिए भी वो नगर में नहीं हो रहे हैं और नगर को उसके लिए विस्तृत भूमि की आवश्यकता है, तो इसी कारण से वो क्या होते हैं, वो नगर के बाह्य भाग पर डेवलप हो जाते हैं। उपनगर में मतलब इन क्रियाओं वाले कार्यों को डेवलप हो जाता है। तो इसलिए भी, इस कारण से भी कि ऐसी क्रियाएं जो नगर को करनी है लेकिन उसके लिए विस्तृत भूमि की आवश्यकता है, तो नगर इन्हें कहाँ करवाएगा, उपनगर में, तो इसलिए उपनगर डेवलप हो जाता है। दूसरा, उपनगर का क्या होता है कि यातायात की वजह से उपनगर मुख्य नगर या बृहत नगर या महानगर से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए भी उपनगर डेवलप हो जाते हैं। उपनगरीय अध्ययनों के विकास में गैंग्स, बर्जर, मुल्लर, हैरिस आदि विद्वानों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये सब अर्बन ज्योग्राफी से संबंध रखते हैं, इसीलिए इन्होंने अपना उपनगरीय अध्ययनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हैरिस ने भूमि उपयोग व आर्थिक क्रियाओं के आधार पर उपनगरों के 6 प्रकार बताए हैं। अब जो हैरिस है, हाँ, अब कोई भी जो उपनगर होगा वो कोई ना कोई आर्थिक क्रियाएं करेगा, तो उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को आधार मानकर हैरिस ने उपनगरों के 6 प्रकार बताए कि उपनगर 6 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, आवासीय या शयनागार उपनगर, मतलब उपनगरों का डेवलपमेंट किसके लिए किया जाए, आवास के लिए किया जाए, या शयनागार उपनगर। शयनागार का मतलब होता है कि यहाँ रहने वाले लोग रहेंगे तो यहीं, लेकिन दिन भर कार्य करने के लिए वो कहाँ जाएंगे, नगर में, महानगर में जाएंगे, और रात को केवल यहाँ पर सोने के लिए आते हैं, है ना। दिन भर वो लोग अपना जहाँ उनका व्यवसाय है वहाँ वो कार्य करने चले जाएंगे सिटी में, और रात को केवल सोने के लिए आ जाएंगे, तो इसे शयनागार उपनगर भी कहते हैं। दूसरा है अर्ध आवासीय उपनगर, है ना। इसमें क्या होगा, थोड़े बहुत आवास मिलेंगे और थोड़ी बहुत दूसरी क्रियाएं देखने को मिलेगी, तो ऐसे उपनगरों को उन्होंने कहा अर्ध आवासीय उपनगर। तीसरा है अर्ध औद्योगिक उपनगर, मतलब इसमें औद्योगिक इकाइयां पाई जाएंगी, तो ऐसे नगर को उन्होंने अर्ध औद्योगिक उपनगर कहा है। नेक्स्ट आता है औद्योगिक उपांत, उसके बाद आता है खनन, और लास्ट आता है औद्योगिक उपनगर। तो इन आर्थिक क्रियाओं के आधार पर हैरिस ने कुल 6 उपनगरों के प्रकार बताए, है ना। अब उपनगरों के सीमांकन के विभिन्न आधार अपनाए जाते हैं। अब उपनगर को हम सीमांकित कैसे करें, कैसे माने कि ये यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो उपनगर है। इसके सीमांकन के आधार में हम अगर देखें तो एस.एन. गुप्ता ने 1986 में अहमदाबाद के पश्चिमी सीमांत पर स्थित आवासीय उपनगरों का सीमांकन निम्न आधारों पर किया, है ना। उपनगरीय बस्ती की निकटतम नगरीय सीमा से सड़क मार्ग द्वारा दूरी। अब सीमांकन करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो उपनगर है उसकी नगर सीमा से सड़क मार्ग द्वारा दूरी कितनी है, मतलब जो मुख्य नगर है उस नगर से
उपनगर जो है उसकी सड़क मार्ग द्वारा जो दूरी है, उस दूरी के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, उपनगर की सीमा का सीमांकन कर सकते हैं। नगर केंद्र से निकटतम मौजा सीमा की सड़क दूरी, पंजीकृत गृह निर्माण संपत्तियों की संख्या। अब कितने पंजीकृत मकान वहाँ बने हैं, उन संख्याओं के आधार पर भी उपनगरों का सीमांकन किया जा सकता है। अहमदाबाद नगरीय परिवहन सेवा के बस मार्गों की संख्या, है ना। नेक्स्ट है नगर परिवहन सेवाओं की कुल आवृत्ति, कि नगर में परिवहन की सेवाएं कितनी हैं, उनकी आवृत्ति क्या है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत, की एक दशक में कितने प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि हुई। जनसंख्या घनत्व तथा कार्यशील जनसंख्या के कृषियेतर जनसंख्या का प्रतिशत, कार्यशील जनसंख्या में कृषियेतर जनसंख्या का प्रतिशत। तो ये कुछ आधार हैं, इन आधारों को लेकर भी हम क्या कर सकते हैं, उपनगरों का सीमांकन कर सकते हैं कि जनसंख्या का घनत्व क्या है, कार्यशील जनसंख्या में कृषि जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, वहाँ पर जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी हो रही है, परिवहन सेवाओं में बस मार्गों की संख्या क्या है, परिवहन की आवृत्ति क्या है, परिवहन साधनों की आवृत्ति क्या है, पंजीकृत मकान कितने हैं, और हाँ, उपनगर की मुख्य नगर से सड़क मार्ग द्वारा दूरी कितनी है। इनको आधार मानकर भी हम उपनगर का सीमांकन कर सकते हैं। तो ये था उपनगर। तो हमने देखा कि मुख्य नगर जो होता है, जैसे जैसे वो डेवलप होता जाता है, नगर की अपनी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तब पॉपुलेशन क्या करती है, नगर से बाहर की ओर निवास करने आती है। अब जो उस ग्रामीण नगरीय उपांत का क्षेत्र होता है, तो पॉपुलेशन नगर की वहाँ निवास करने लग जाती है, तो वहाँ पर जो आवासीय बस्तियाँ बन जाती हैं वो उपनगर कहलाती हैं। और इन उपनगरों के डेवलपमेंट के भी कुछ अपने कारण होते हैं, साथ ही साथ इनकी कुछ समस्याएं भी होती हैं, और इनका सीमांकन किस प्रकार से किया जाता है, ये सब हमने आज इस वीडियो में डिस्कस कर लिया।